एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं नंबर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, रशिया द्वारा एक नया इंजन बनाया जा रहा है जो कि अपग्रेडेड इंजन होने वाला है और कहा जा रहा है कि इसको JF-17 में इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है। तो क्या है वो खबर और उसकी सच्चाई, उस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उससे क्या नई खबरें और निकलकर सामने आई है। पिछले दिनों मैंने आपको बता दिया था कि गलवान वैली में, घोघरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग एरिया में, जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 कहे जाते हैं, वहां पर डीएस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट, सही शब्द है, डिसएंगेजमेंट हो चुका है और कुछ 3 से 4 किलोमीटर का एक बफर जोन बन चुका है और इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी मैंने आपको दिखाई थी। और ये कहा जा रहा था कि पैंगोंग त्सो लेक के पास डिसएंगेजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 5 तक चाइनीज ट्रूप पीछे हट चुके हैं। चाइनीज ट्रूप पीछे हटना इस तरह से आप समझिए कि ग्राउंड पर वो नीचे हट चुके हैं, पर रिज लाइन जो कि ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर वो अभी भी फिंगर 4 पर ही है और वहां पे उन्होंने कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इसलिए इस डिफेंसिव स्ट्रक्चर के कारण यह माना जा सकता है कि चाइनीज ट्रूप अभी तक फिंगर 4 से नहीं हटे हुए हैं। इसके अलावा चाइनीज ट्रूप ने फिंगर 6 तक अपने कुछ और ज्यादा डिप्लॉयमेंट दिखाए हैं। उसमें उनकी आर्टिलरी गन्स कुछ नई आ गई हैं और कुछ नए ट्रूप्स देखने को मिल रहे हैं। अगर जमीन पर बात की जाए तो वहां पर उनके चाइनीज ट्रूप थोड़े पीछे हुए हैं, पर ऊंचाई की बात करें तो वहां पर चाइनीज ट्रूप हैं। बैकग्राउंड में उनके पूरे के पूरे चाइनीज ट्रूप आ चुके हैं, जिनकी थोड़ी सी मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है, जो कि फिंगर 6 का एरिया है। भारत की जो क्लेम लाइन है वो फिंगर 8 तक है और चीन की जो क्लेम लाइन है वो फिंगर 2 तक है और फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बफर जोन कहलाता था। यहां पर दोनों पार्टी कभी कभी पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई देती थी। तो फिंगर 4 मोर्चा भारत ने संभाला हुआ है और चीन इस बफर जोन को क्रॉस करके आ चुका है। तो फिंगर 8 तक उनको पीछे जाना है भारत के हिसाब से, पर अभी तक उनका जो माना जा रहा है कि फिंगर 6 तक वो पीछे चले जाएंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल की बातचीत होगी, WMCC में जब वो बात होगी, तब जाके इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो पैंगोंग त्सो लेक पर ही माना जा रहा है कि चाइनीज लोगों के साथ एक दिक्कत पेश आ सकती है उनको पीछे करने में, क्योंकि यहां पर जो उनका स्ट्रक्चर है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, वो लगभग 2 महीनों से तैयार हो रहा है और यहां पर उनको तोड़ के पीछे करना सबसे ज्यादा मुश्किल कहा जा रहा है। वहीं जैसे ही 3 इलाकों में जो मैंने आपको बताया डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो चाइनीज गवर्नमेंट भी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन है, उनका कहना है कि दोनों ही देशों के बीच के ट्रूप अब अच्छा कर रहे हैं और डिसएंगेजमेंट हो रहा है और नेक्स्ट लेवल की बातचीत अब जल्द ही होने वाली है। यानी कि चीन की तरफ भी यह माना जा रहा है, चीन की तरफ से भी यह माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है और भारत की तरफ से भी यह माना जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है। पर यहां पर भारत हमेशा इस पॉलिसी का पालन कर रहा है कि हमेशा हर चीज वेरीफाई करे। ब्लाइंडली चाइनीज पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। वही बात करते हैं रशिया की कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन, जो कि ऐसी कंपनी मानी जा सकती है, ऐसी कंपनियों का समूह माना जा सकता है जो कि इंजन बनाते हैं। इसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट के इंजन्स, सिविल एयरक्राफ्ट के इंजन्स, रॉकेट्स के इंजन्स, सारे प्रकार के इंजन बनाने वाली कंपनियां इसी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आती हैं और रशिया में इस्तेमाल होने वाले इंजन हो या रशिया उसको एक्सपोर्ट कर रहा हो, सब इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंतर्गत एक क्लिमोव कंपनी है, उसके जो इंजन है जो कि RD-93 के नाम से जाना जाता है, जिसको JF-17 में इस्तेमाल किया जाता है, चाइना के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है और यह पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होता है। यह एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होता है, आप लोग जानते ही हैं, और कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी बनाया जाता है। कई बार भारत ने यह कहा है कि इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इस इंजन को रशिया न सप्लाई करे चीन को, क्योंकि यह फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, पर रशिया नहीं मानता है और उसको बिजनेस चाहिए और वो इसका एक्सपोर्ट करता रहता है। अब इसका एक नया वेरिएंट डेवलप हुआ है जिसको RD-93MA कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें थ्रस्ट बढ़ गया है। पहले जो थ्रस्ट था RD-93 में वो लगभग 83 किलो न्यूटन का था, अब इसमें 93 किलो न्यूटन का हो चुका है। और कई खबरों में हम लोगों ने यह सुना है कि JF-17 में एक नए इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। ये जो अपग्रेडेशन हुआ है इसमें थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को अब इंक्रीज किया गया है, अपग्रेडेड ऑटोमेटिक पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है और एक अतिरिक्त इमरजेंसी इंजन स्टार्ट मोड
प्रोवाइड भी किया गया है। और इसमें जो ये अपग्रेड हैं वो ये माना जा रहा है कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए ही मूलतः किए जाते हैं। तो इस प्रकार के अपग्रेड यदि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए किए जा रहे हैं तो रशिया में तो कोई इस प्रकार का एयरक्राफ्ट बन नहीं रहा है, तो डायरेक्टली ये सोचा जा रहा है या समझा जा रहा है कि JF-17 के लिए इस इंजन को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि वो जो RD-93 है उससे काफी संतुष्ट है। और यह खबर निकल कर आई थी कि चाइना एक नया इंजन डेवलप कर रहा है जो कि इसमें लगा सकता है, पर पाकिस्तान ने कहा है कि वो रशियन इंजन से खुश हैं। और जब इस एयरक्राफ्ट को रशियन इंजन के लिए डिजाइन किया गया है तो यह हम मान सकते हैं कि इसके उन्नत वेरिएंट को ही इसमें लगाने का आगे प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि JF-17 में उन्नत रडार भी लगने वाला है और उन्नत एवियोनिक्स भी लगने वाला है, जिसके लिए पावर की आवश्यकता है और एक नए पावर प्लांट की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए माना जा रहा है कि ये जो नया इंजन डेवलप हो रहा है वो JF-17 में लगाया जा सकता है। इस इंजन को क्लिमोव के सेंट पीटर्सबर्ग प्लांट से मॉस्को भेजा गया है, जहां पर इसका थर्मल प्रेशर चैम्बर टेस्ट होने वाला है और यह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एवियोनिक्स मोटर्स में होगा जो कि मॉस्को में है। असल में इस टेस्ट में किसी इंजन को जो हीट होती है और जो दबाव सहना पड़ता है जब यह किसी एयरक्राफ्ट में लगा होता है और किसी एल्टीट्यूड पे उड़ रहा होता है, तो इस प्रकार की जो दबाव और जो हीट होती है उसको सहने योग्य यह इंजन है कि नहीं, इसका ट्रायल किया जाता है। वही टेस्ट अब इस इंजन का होने वाला है। RD-93 इंजन उसी इंजन का एक वेरिएंट है जिसको RD-33 कहा जाता है और भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। MiG-29 के अलग अलग वेरिएंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और भारत में आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी दोनों में ही ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। वही बात करते हैं भारत और म्यांमार रिश्तों की। कुछ दिनों पहले मैंने आपको खबरों में बताया था कि म्यांमार थोड़ा परेशान है चीन से। हालांकि चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है जिसकी शुरुआत होने वाली है और चीन और म्यांमार इसके लिए काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं, पर म्यांमार बैलेंस बनाना चाहता है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो भारत को भी इन्वॉल्व करके बैलेंस बनाए रखना चाहता है ताकि उसका देश जो कर्ज के दबाव में ना कहीं चला जाए। तो इसी के तहत हमने ये सुना था कि रशिया में जब म्यांमार के आर्मी प्रमुख विक्ट्री डे परेड के दिन गए हुए थे तो वहां पे उनकी मुलाकात हमारे डिफेंस मिनिस्टर से भी हुई और उन्होंने ये बताया कि कालाधन मल्टी मोड जो प्रोजेक्ट है वो उस पर काम बहुत तेजी से किया जाएगा और वो भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन करने को आगे बिल्कुल रेडी हैं। उनका यह भी आरोप था कि चीन उनके वहां आतंकवादी घटनाएं फैला रहा है और जो चीन के आतंकवादी होते हैं, चीन के फंडेड जो आतंकवादी होते हैं, वो जो भारत का कालाधन प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें काम कर रहे वर्करों को अपना निशाना बनाते हैं। और ये प्रोजेक्ट किस लिए है? भारत का जो मिजोरम स्टेट है उसको कोलकाता से जोड़ने के लिए है। अब कोलकाता से किस तरह? सी लिंक से जोड़ने के लिए। एक्चुअल में मिजोरम से होता हुआ म्यांमार से होते हुए जो पोर्ट बनेगी सितवे पोर्ट, उसको कोलकाता से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा और अभी बहुत घूम के अगर मिजोरम को कोलकाता तक पहुंचाना होता है कोई सामान तो बहुत घूम के ले जाना पड़ता है, लैंड के माध्यम से ले जाना पड़ता है। पर इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट अगर तैयार हो जाएगा जिसमें हाईवे भी इन्वॉल्व है, पोर्ट भी इन्वॉल्व है और भारत को म्यांमार से रास्ता मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि मिजोरम को डायरेक्ट कोलकाता पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसी प्रोजेक्ट को चीन नहीं चाहता है कि वो कंप्लीट हो और परेशान करता है, पर म्यांमार ये जानता है कि भारत के साथ भी उसको अपने अच्छे संबंध बनाए रखने हैं। अभी आप जानते हैं कि भारत ने म्यांमार को जो सबमरीन है वो ट्रांसफर की है और उनकी पहली सबमरीन है। भारत उनके नेवी को सबमरीन चलाना भी सिखा रहा है और भविष्य में ये माना जा रहा है कि और भी सबमरीन हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो भारत और चीन के बीच में जो बैलेंस है उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा चेतक या चीता हेलीकॉप्टर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नेवी भी हमारी इस्तेमाल करती है, उसके लिए स्पेयर पार्ट की कमी अब देखने में आ रही है। HAL जो कि इसके लिए स्पेयर पार्ट बनाती है और उसके ओवरहॉलिंग का काम भी करती है और भी टेक्निकल सपोर्ट देती है। उसमें आप जानते हैं कि चाइनीज वायरस पैंडेमिक के कारण वहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिससे कि अब HAL ने यह कहा है कि 2-3 महीनों तक वो इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को इसके स्पेयर पार्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के कुछ लोगों का यह मानना है कि उनके पास अभी इतने स्पेयर हैं कि इसका काम इससे किया जा सकता है, पर जो रूटीन सॉर्टीज हैं या ट्रेनिंग्स हैं, इस तरह की चीजों में ये स्पेयर पार्ट न खत्म हो जाएं, इसलिए उसकी सॉर्टेज को कम किया जा रहा है और जो प्रमुख काम है उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका प्रमुख काम क्या है?
किसी व्यक्ति की यदि कैजुअलिटी हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सामान पहुंचाना होता है, तब जाके इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है हाई एल्टीट्यूड के लिए। तो वही काम अभी जो बेसिक काम है उसी को इससे द्वारा किया जाएगा, और जब स्पेयर पार्ट आने की पूरी उम्मीद हो जाएगी तब जाके जो ट्रेनिंग काम है और रूटीन सॉर्टीज है उसको भी किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं को वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।